हेलो एस्पिरेंट्स। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है विकास शर्मा और आज मैं लेके आया हूँ एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का पार्ट 2। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के 50 क्वेश्चन कर लिए थे। अब अगले 50 क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में करेंगे, जिसमें हम एमसीक्यू को एलिमिनेशन टेक्निक और नॉलेज के बेस पर सॉल्व करेंगे। और साथ साथ ही आपको मैं ये बता दूं कि कोई भी एग्ज़ाम, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, बिना एलिमिनेशन टेक्निक के आप उसके साथ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 51 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें लिखा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि इसमें दो सूची दी गई हैं, जिसमें एक जिला दिया गया है और सीमेंट उद्योग दिया गया है, यानी कि उनका औद्योगिक क्षेत्र दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ दमोह जिला है, इसमें भिंड जिला है, सतना जिला है, मुरैना जिला है। तो इसमें भिंड जिला में मालनपुर है औद्योगिक क्षेत्र, मुरैना जिला में बामोर औद्योगिक क्षेत्र है, और सतना जिला में, क्योंकि मैहर सतना में ही है, तो सतना मैहर में है और दमोह बामोर में है। अब और दमोह नरसिंहगढ़ में है, सॉरी बामोर में नहीं, नरसिंहगढ़ में है। एक मिनट, दमोह का नरसिंहगढ़ है। अब यहाँ आप एलिमिनेशन ऐसे लगा सकते हैं, क्योंकि हमने पहले सुन रखा है। एक मिनट दोस्तों, हाँ, तो हमने यहाँ सुन रखा है पहले से कि, और हम जानते भी हैं कि मैहर जो कि सतना ज़िले में है, और मुरैना का बामोर जो कि सीमेंट फैक्ट्री है वहाँ, और ये मुरैना में है। अब बचे हैं दो। तो भिंड का औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर है और दमोह का नरसिंहगढ़ है, क्योंकि यहाँ दो तो पहले ही आपको पता थे, दो में आपको थोड़ा गैस वर्क करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। डिंडोरी जिले के महान एल्यूमिनियम प्लांट के संबंध में निम्नलिखित कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें हम एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हैं। जैसे पहले इसमें देखते हैं, सिंगरौली के बगरवा के निकट महान एल्यूमिनियम प्लांट अवस्थित है। एक नॉर्मल ऑप्शन है, इसमें कोई डाटा कोई फैक्ट नहीं, एक सीधी सी बात कही गई है। यहाँ दूसरा ऑप्शन है, इसका उत्पादन 2013 में हुआ था। यहाँ डाटा है, अब 13 की जगह 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। तो यहाँ एग्जामिनर डाटा के साथ हेरफेर कर सकता है। इसमें कुल उत्पादन का 80% है निर्यात किया जाता है। अब यहाँ भी डाटा के साथ हेरफेर हो सकता है। और चौथा इसका ऑप्शन है, स्मेल्टिंग के लिए फ्रांसीसी तकनीक का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ देख लेंगे कि एक ऑप्शन यहाँ कौन सा सही है। तो इसमें मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन नंबर 2 है, वो सही है, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस में अवेलेबल है। तो ऑप्शन नंबर 2 को लगा देंगे। अब यानी कि इन दो फैक्ट वाले ऑप्शंस में से एक ही गलत हो सकता है, जो क्योंकि ऑप्शन 2 सही है तो ऑप्शन 3 गलत होगा। तो इसका आंसर 1, 2 और 4 होगा, क्योंकि यहाँ आप हम देखेंगे कि कोई फैक्ट नहीं है, कोई डाटा नहीं है। इसमें भी ऐसा कोई फैक्ट और डाटा नहीं है। इन दो के डाटा फैक्टर को फ्लक्चुएट कर सकते थे एग्जामिनर, तो यहाँ इन दोनों ऑप्शन में से एक गलत हो सकता था। तो ऐसे हमको एलिमिनेट करके चलना है, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर हमको पता हो ये ज़रूरी नहीं है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीबीटीजी के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो यहाँ पहला ऑप्शन है सहरिया, दूसरा है बैगा, तीसरा है भारिया, चौथा है असुर। तो थोड़ा हम यहाँ पीबीटीजी के बारे में बात कर लेते हैं। पीबीटीजी में 3-4 क्राइटेरिया और भी मतलब कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जिनमें हम कुछों की बात कर लेते हैं। जैसे बहुत कम जनसंख्या वृद्धि दर हो किसी जनजाति की, अत्यंत पिछड़ी आजीविका स्तर हो किसी भी जनजाति का, निम्न साक्षरता दर हो, अत्यंत पिछड़ी तकनीक और पारंपरिक उपकरणों का उपयोग करते हों, और भौगोलिक अलगाव तथा बाहरी समाज से न्यूनतम संपर्क हो। ये कुछ 4-5 क्राइटेरिया हैं जिनसे पीबीटीजी डिसाइड होता है। तो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर असुर है। असुर जनजाति है जो अति पिछड़ी है, जिसके पास पीबीटीजी के अंतर्गत जो नहीं आती है। और ये सब पीबीटीजी सहरिया, बेगा, भारिया, ये पीबीटीजी के अंतर्गत आती हैं।
इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 54 को देखेंगे। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट क्षेत्र में कौन सी जनजाति का बाहुल्य है? तो इसमें ये सीधा सा ये पूछा जा रहा है कि छिंदवाड़ा में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति है। तो ये आपको जब यूनिट 10 जनजाति पढ़ेंगे आप, तो आपको वहाँ फैक्ट मिलेंगे, और वो ये फैक्ट से ही होगा। अगर आपको आता है, ये नॉलेज से ही होगा, आता है तो आता है, नहीं आपको ये छोड़ना पड़ेगा या आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो इसमें इसका आंसर भारिया जनजाति है। इसके क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। PR श्रीजेश को अपने कैरियर में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? अब यहाँ भी एलिमिनेशन लगता है। देखो, PR श्रीजेश चूँकि प्लेयर थे, अब प्लेयर को क्या मिलेगा? प्लेयर को अर्जुन पुरस्कार मिल सकता है, प्लेयर को ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिल सकता है, प्लेयर को पद्म भूषण मिल सकता है, पर प्लेयर को द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं मिल सकता, क्योंकि द्रोणाचार्य पुरस्कार टीचर को मिलता है, यानी कि कोई शिक्षक को मिलता है, कोच को मिलता है। तो यहाँ आपको थोड़ा थोड़ा करके, मतलब हर ऑप्शन को एलिमिनेट करके चलना है, और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। एक एक नहीं, और मतलब ये वर्ड है नहीं, ये इन सबको छोटे छोटे वर्ड्स को बहुत ध्यान रखना है। तो इसका आंसर डी होगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक मूल अधिकार बनाया गया है? तो इसमें भी आपको ऐसा कोई, क्योंकि एलिमिनेशन नहीं लग सकता है, इसमें आपको चुनना ही पड़ेगा। हाँ, आपको थोड़ी 1-2 ऑप्शन की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे हम थोड़ा यहाँ देख लेते हैं कि 68वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था। आर्टिकल 356 में पार्लियामेंट रूल का टाइम बढ़ाया गया था। मतलब आर्टिकल 356 है, जो आर्टिकल 356 यानी कि प्रेसिडेंट रूल है, पार्लियामेंट रूल नहीं, प्रेसिडेंट रूल है, जो प्रेसिडेंट रूल का टाइम बढ़ा दिया गया था, 5 साल कर दिया गया था। वो कुछ क्राइटेरिया थे उसके, क्योंकि अगर वो कुछ क्राइटेरिया फॉलो करेंगे तो 5 साल कर दिया जाएगा। ठीक है। 85वें संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या किया गया था कि 16(4) में संशोधन किया गया था SC ST के लिए। ये ऐसा हुआ था कि 16(4) में SC ST को प्रमोशन में वरीयता दी जाएगी, और 86वें संविधान यानी कि SC ST प्रमोशन वरीयता। ठीक है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था कि आर्टिकल 21A यानी कि किसी संविधान संशोधन के, यानी कि 6 से 14 वर्ष के तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार, आर्टिकल 21A 86वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। आंसर इसका यही है। 87वें संविधान संशोधन हम देख लेते हैं। डिलिमिटेशन हुआ था अकॉर्डिंग टू 2001 की सेंसस के अकॉर्डिंग, मतलब 87वें संविधान संशोधन में डिलिमिटेशन किया गया था 2001 की जनगणना के अनुसार। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा दोस्तों। बाकी हम आगे क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ आपको ये MP के ड्रेनेज सिस्टम से है, आपको याद ही करनी पड़ेगी। आप एक आध कोई आपको अगर याद हो तो एलिमिनेट हो सकता है, जैसे ताप्ती है जो मुल्ताई से निकलती है, ठीक है, और छिपरा जी हैं जो उज्जैन है, ठीक है। और ऐसे ही इसका आंसर आपको डी लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 का 4 होगा। बेतवा यानी कि ओरछा में है, राजा राम मंदिर के पास बेतवा बहती है, ठीक है। दूसरे का 3 करना पड़ेगा आपको, ताप्ती मुल्ताई में है, और छिपरा जी जो कि उज्जैन में है, वैनगंगा बालाघाट से निकलती है, क्योंकि बालाघाट और एक वैनगंगा का एक ये है कि वो गोदावरी की सहायक नदी मिल जाती है, नीचे जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 58 है। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें क्या है, आप इसमें थोड़ा एलिमिनेशन कर सकते हैं। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। प्रदेश में अधिकांश वर्षा, पहले एक्सट्रीम वर्ड आ गया। देखो एक्सट्रीम वर्ड है, तो कोई भी ऑप्शन जैसे आपको एक्सट्रीम लग रहा है तो उस पर थोड़ा रुक के सोचना है एक बार। अगर ये कोई भी ऑप्शन एक्सट्रीम लग रहा है, किसी ऑप्शन में डेटा है, किसी ऑप्शन में फुल स्टॉप की वजह से, फुल स्टॉप के बाद कोमा है,
कॉमा के बाद जैसे और लाइन शुरू कर दी है, तो एक बार आपको वहाँ रुकना ज़रूर है, क्योंकि एक बार देखना है कि क्या ये सही हो सकता है, क्या ये गलत हो सकता है, या इफेक्ट है। जैसे एक और मैं आपको बताऊं, अगर कोई जैसे ऑप्शन नंबर 2 था, शीतकाल में वायु की गति ग्रीष्मकाल की एवं वर्षा ऋतु की अपेक्षा तीव्र होती है, तो यहाँ कंपैरिजन है। अब यहाँ उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, ग्रीष्मकाल में वर्षा ऋतु में अपेक्षा तीव्र की जगह कम भी हो सकती है, और शीतकाल की जगह यहाँ ग्रीष्मकाल भी हो सकता है, तो यहाँ भी एक बार रुक के देखना है। तीसरा ऑप्शन है, प्रदेश में मानसूनी वर्षा के वितरण पर समुद्र से दूरी का प्रभाव बढ़ता है। तो ये तो हम जानते ही हैं कि जलवायु का प्रभाव समुद्र से दूरी तो बिल्कुल बढ़ता है। पचमढ़ी में ग्रीष्मकाल में तापमान समुद्र तल से ऊंचाई से संबंधित है। हाँ, ये भी जब आप पठार पढ़ेंगे तो और जलवायु पढ़ेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, आपको ये बात जानने को मिल जाएगी कि पचमढ़ी जो कि थोड़ी ऊंचाई पे स्थित है, इसलिए यहाँ समुद्र तल से तापमान के वजह से यहाँ थोड़ा तापमान कम रहता है ग्रीष्मकाल में। अब हम यहाँ ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं सबसे पहले। तो ऑप्शन नंबर 2 में, क्योंकि कन्फ्यूजन यहाँ ज़्यादा होगा, ऑप्शन नंबर 2 में मैंने बताया कि ग्रीष्म की जगह शीत की जगह ग्रीष्म हो सकता है, तीव्र की जगह कम हो सकता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 ही ज़्यादा उचित लग रहा है, जो गलत हो सकता है। क्योंकि ये एक यहाँ मान लो ठीक है, पर ये दो तो एज ए नॉलेज के बेस पर सीधे सीधे थे, इनमें कोई घुमाव फुमाव नहीं था, तो ये सरल हो सकते हैं। इन दो में से एक गलत हो सकता था, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें गलत है। आगे क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सूची 1 में है तांबा, हीरा और स्लेट, बॉक्साइट, और सूची 2 में है मंदसौर, शहडोल और बहर, हिनौता। तो इसमें हम इसमें देखेंगे कि पहले का तांबा कहाँ सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो तांबा मेरे हिसाब से तांबा ऐसा बहर में ज़्यादा है, और यहाँ एलिमिनेट ऐसे कर सकते हैं कि पहले हीरा सबको पता रहता है, तो हीरा का हाँ, हीरा जो है कि, एक मिनट, तो यहाँ हम पहले हीरा और स्लेट जो कि आम है, ये हम सबको ज़्यादातर है, ये देख लेते हैं। हीरा है बहर में, और स्लेट क्योंकि मंदसौर पढ़ते ही हम, स्लेट के लिए मंदसौर। अब तांबा और बॉक्साइट रह जाता है, तो तांबा के लिए हम हिनौता लगाएंगे और बॉक्साइट के लिए हम शहडोल लगाएंगे। तो इस प्रकार इसका आंसर बी आ जाएगा। इसमें आप किसी को तांबा के बारे में ज़्यादा पता रहता है, किसी को, मतलब आपको इन 4 में से 1-2 तो पता रहेगा और 1-2 आप एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। एक जला एक उत्पाद योजना के तहत छतरपुर का प्रमुख उत्पाद क्या है? तो ये आपको रटना ही पड़ेगा, कुल मिला के याद क्या रटना ही पड़ेगा। तो इसमें लकड़ी के फर्नीचर हैं, इसका आंसर लकड़ी के फर्नीचर हैं, ठीक है। आलाखंड के लेखक कौन है? तो यहाँ थोड़ा हम आलाखंड के बारे में पहले बात कर लेते हैं। आलाखंड, आलाउदल जो कि परमादिदेव के प्रमुख सेनापति थे, उनके ऊपर है, ठीक है। और उन्हीं के सम्मान में, आलाउदल के सम्मान में जगनिक ने वीर रस की आलाखंड का निर्माण किया था। जगनिक इनके कवि थे। एक्चुअली जगनिक परमार देव के राज्य कवि थे। जगनिक राज्य कवि थे और परमार देव के आलाउदल सेनापति थे। दोनों आल्हा और उदल दोनों सेनापति थे। तो इन्हें जगनिक ने आल्हा उदल के उनकी प्रशंसा में कह लो, उनके सम्मान में कह लो, आलाखंड का निर्माण किया था। और ये विश्व की सबसे बड़ी कविता है, और इसमें 52 लड़ाइयाँ हैं आलाउदल की। ये इससे बड़ी कविता विश्व में एक कविता कोई नहीं है, ये एक कविता है विश्व की, इसमें आलाउदल की 52 लड़ाइयाँ हैं। तो इसका आंसर जगनिक ही होगा, क्योंकि ये परमार देव के दरबारी कवि थे। अब यहाँ थोड़ा एलिमिनेट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या है कि चंद्रवरदाई, सबसे पहला ऑप्शन चंद्रवरदाई आलाउदल के शत्रु थे, क्योंकि लड़ तो उन्हीं से रहे। शत्रु के, जैसे पृथ्वीराज के राष्ट्र कवि थे, तो किसी शत्रु का कवि थोड़ी किसी की मतलब सराहना करेगा, तो इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता। राजशेखर भी नहीं थे इसमें, और परमार देव तो खुद राजा थे। और अब बचे जगनिक, तो जगनिक ही इसमें आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। और आपको परमारदिदेव एक प्रमुख राजा थे, आपको उनके राजकवि का नाम याद होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक केशव दास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसमें
ऑप्शन है रामचंद्रिका, कवि प्रिय, रतन बाबनी, राम रसायन। तो इसमें ऑप्शन मुझे लगता है कि राम रसायन है, और ये आपको ये भी एलिमिनेट आप तब कर सकते हैं आपको इनमें से कोई पता होंगी, वरना क्योंकि ये कंसिस्ट पता होंगी कि केशवदास की रचना है ये। अगर आपको नहीं पता है तो आपको फिर ये नॉलेज के बेस पे ही होगा। ये राम रसायन है जो इनकी रचना नहीं है। ये राम रसायन पद्माकर जी की रचना है, पद्माकर जी की रचना है राम रसायन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। मध्य प्रदेश में मंगेतेश्वर मंदिर, मातंगेश्वर मंदिर, हाँ सॉरी दोस्तों, मध्य प्रदेश में मातंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मांडू, चित्रकूट, त्रिपुरी, खजुराहो। एक मैं आपको एक मोटा मोटा यहाँ आपको एलिमिनेट करने का तरीका बता देता हूँ। पर मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर खजुराहो के ज़्यादा फेमस हैं। तो आपको यदि नहीं आता है तो कोई बात ही नहीं है, आपको पता है मंदिर कहाँ है। यदि आपको नहीं आता है आप तो आप और आप एलिमिनेट करना चाहते हैं, तुक्का लगाना चाहते हैं, तो आप खजुराहो अगर ऑप्शन में है तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि इतने मंदिर हैं वहाँ, कोई भी एग्जामिनर जाके वो देख नहीं रहा है कितने मंदिर हैं वहाँ, तो इसलिए। और दूसरी बात है मातंगेश्वर मंदिर ज़्यादा मंदिर के लिए फेमस है, मतलब खजुराहो जो कि ज़्यादा मंदिर के लिए फेमस है, इसलिए और हो सकता है। दूसरा ये है कि इसको शायद किसी एक शासक ने बनवाया था, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका आंसर खजुराहो ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है? ये सबको पता रहती है, और ये मतलब बचपन में क्विज खेलते रहते हैं ऐसे हम आपस में, तो ये स्टेपिडियस है, ये इसका आंसर है। 65 देखते हैं। मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में मनसुखा लोकनाट्य प्रचलित है? ये आपको याद करने पड़ेंगे, और मतलब ये रटने से ही होगा, ये इसमें कोई एलिमिनेट नहीं लग पाएगा। तो ये बघेलखंड है इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। सत्कार्यवाद किस दर्शन का मुख्य आधार है? तो यहाँ हम थोड़ा एक बार देख लेते हैं, पहले सत्कार्यवाद के बारे में देख लेते हैं, फिर उसके ऑप्शन देख लें। तो सत्कारवाद का अर्थ होता है कार्य कारण से पहले से होता है, मतलब ऐसा ये इनका कहना है कि कार्य है जो कारण है वो कार्य में पहले से होता है, बाद में नहीं होता है। जैसे तिल में तेल पहले से होता है। तो इसका आंसर सांख्य दर्शन है। ये सांख्य दर्शन का मुख्य आधार है सत्कार्यवाद। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता है? अब यहाँ एलिमिनेशन लग सकता है, पहले इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो आपको पता है ब्रह्मचर्य में 25 साल तक रहता है, 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम रहता है, 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम रहता है, संन्यास आश्रम उसके पश्चात रहता है। पर ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति मतलब एक पुरुष या स्त्री कोई भी, मतलब अधिकतर पुरुष ही, क्योंकि पहले स्त्रियां कम पढ़ती थी। ब्रह्मचर्य आश्रम में उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका गुरुकुल वगैरह चलता था। गृहस्थ आश्रम में उनके विवाह उनका कर दिया जाता था। वो अपने व्यापार वगैरह, नौकरी जो उनको करना होता था वो करते थे और अपना परिवार का पोषण करते थे। वानप्रस्थ आश्रम में वो अपने परिवार के साथ ही साथ थोड़ी बहुत पूजा साधना अर्चना करने लगते थे, और संन्यास आश्रम में वो परिवार का त्याग कर देते थे। तो अब अगर कुछ करने की बात चल रही है 5 महायज्ञों की, तो ब्रह्मचारी आदमी, इसके पास ना पैसा है और ना, ठीक है, और ना ये इतना काबिल है, ना बड़ा है कि ये कुछ कर सके और ये यज्ञ महायज्ञ जैसे कुछ कर सके। ठीक है। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति ऐसा कह लो रिटायर्ड पोजीशन में आ जाता है, या उत्साह नहीं रहता है। और संन्यास आश्रम में तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको मोह माया त्यागनी पड़ती है। तो यहाँ रह जाता है गृहस्थ आश्रम। तो ये गृहस्थ आश्रम में 5 महायज्ञों का अनुष्ठान कर सकते हैं। एक बार हम इन 5 महायज्ञों को एक बार देख लेते हैं। तो इन 5 महायज्ञों में कौन कौन आता है, इसका आंसर पहले मैं आपको लगवा दूं, गृहस्थ आश्रम है। इन 5 महायज्ञों में आता है ऋषि यज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, नरयज्ञ और भूतयज्ञ। ये होते हैं देवताओं के, पूर्वजों के, ऋषियों के और जीव जगत के ऋण चुकाने के लिए 5 महायज्ञ किए जाते हैं। तो यहाँ आप इस क्वेश्चन में एलिमिनेट करने का मैंने तरीका बता दिया, एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। तमिलनाडु के वैष्णव धर्म का प्रचार अलवार संतों द्वारा किया गया था। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? पहले हम यहाँ थोड़ा बात कर लेते हैं अलवार संतों की। तो तमिलनाडु में जब
हाँ, तमिलनाडु में दो तरह के संत, वैष्णव संत थे। वैष्णव क्या कह लो, दो तरह की हिंदू संत कह लो। एक नैनार थे और अलवार थे। नैनार जो है वो शिव की पूजा करते थे, शिव जी की पूजा करते थे। और अलवार थे वो वैष्णव थे, यानी कि विष्णु की पूजा करते थे। तो अलवारों की संख्या 12 बताई गई है, 12 बताई गई है। और इसमें एकमात्र महिला जो थी अंडाल थी। हाँ, एकमात्र तो महिला जो थी ये अंडाल थी। इनकी रचना है तिरुजावे और नचियार। तिरुजावे, तिरुजावे और नचियार, इनकी रचना है तिरुजावे और नचियार। क्या हो गया ये? हाँ, हो गया, हो गया। क्वेश्चन नंबर 69 पे देखते हैं। वर्ष 2020 से 2021 में इनमें से कौन सा राज्य देश के क्षेत्रफल में द्वितीय और दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर था? तो जब ये क्वेश्चन आपको, मतलब ऐसा है कि ये आपको अगर नॉलेज होगी तो आप कर पाएंगे, और आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप ये नहीं कर पाएंगे। और फिर प्रमुखता अगर हम देख लेते हैं तो मध्य प्रदेश ही दालों के लिए ज़्यादा फेमस है। और मध्य प्रदेश में भी मालवा का पठार, बिंद पठार और नर्मदा घाटी। मालवा, विंध्य और नर्मदा घाटी। तो ये 3 जगह प्रमुखता दालों के लिए ज़्यादा मशहूर हैं मध्य प्रदेश में। और ये क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स सर्वे से हो जाएंगे, एमपी के इकोनॉमिक सर्वे से। आप एक बार एग्जाम देने से जाने से पहले एक बार पढ़ लें उनको, 1-2 बार रिवीजन कर लें उनका, बिल्कुल हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 70 है। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ बताइए। तो इसमें ऑप्शन गोपद है, पंचविश तथा जैमिनी है, ऐतरेय तथा कौस्तकी है, और तैत्तिरीय तथा शतपथ है। एक बार हम सबसे पहले इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर है तैत्तिरीय एवं शतपथ, यानी कि यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण तैत्तिरीय एवं शतपथ है। पर हम बचे हुए जो 4 अपने वेद हैं, बचे हुए 3 वेद हैं, उनके ब्राह्मण भी देख लेते हैं। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐतरेय। एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ। ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं ऐतरेय, ऋग्वेदा ऐतरेय। और पेन की निब टूट गई है तो इसलिए अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ मैं। आपको एक बार बता दूँ, ऐसे ही बता दूँ। ऋग्वेद के हैं ऐतरेय कौस्तकी, और यजुर्वेद के हैं शतपथ, और सामवेद के हैं जैमिनी, और अथर्ववेद के हैं गोपद। ये जो एक मिनट, हाँ, तो हम एक बार फिर देख लेते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मण और कौस्तकी ब्राह्मण। यजुर्वेद यजुर्वेद एक्चुअली 2 पार्ट में रहता है, शुक्ल और कृष्ण। तो यजुर्वेद शुक्ल के शतपथ ब्राह्मण थे, यजुर्वेद कृष्ण के तैत्तिरीय ब्राह्मण थे, और सामवेद के पंचविश ब्राह्मण थे, और अथर्ववेद के गोपद ब्राह्मण थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 हम देख लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। दूसरा है इसका, जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था। अब ये तो आपको देखते ही गलत लग रहा होगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया, तो वो प्रधानमंत्री बन कैसे गए फिर, या उनके बिना वो भारत के संविधान में या भारत की उस समय 1947 की राजनीति में उतना प्रभाव रखते थे, इतने प्रभावशील व्यक्तियों को कैसे संविधान सभा में शामिल नहीं किया गया था? क्योंकि तो इसका एक केवल ऑप्शन ए सही है, कथन ए सही है तथा कथन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 72, मध्य प्रदेश वर्ष 2024 में तेल रिफाइनरी की संख्या कितनी थी? तो ये आपको देखना पड़ेगा, आपको फैक्ट याद होंगे तो ठीक है। उन्हें ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इन पे बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। ये छोड़ने के लिए क्वेश्चन आते हैं, और ये कट ऑफ नीचे करने के लिए क्वेश्चन बनाए जाते हैं एक्चुअली में ये, क्योंकि हर किसी को इतना एक्यूरेट याद नहीं होगा। एक आधी कोई होगा जिसको इतना एक्यूरेट याद होगा, या किसी अधिकतर लोगों के तुक्के लगेंगे। तो इसका आंसर 72 का आंसर डी है, यानी कि दो रिफाइनरी थी। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस मामले में किया गया था? तो इसके ऑप्शन है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ,
ऑप्शन बी है चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य। ऑप्शन तीसरा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। और ऑप्शन चौथा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं इसका आंसर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है। हम कुछ मतलब थोड़ा सा हम और मामलों के बारे में एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये कभी कभी क्या होता है ना कि प्रीवियस क्वेश्चन से उनके ऑप्शन से उठा के नया क्वेश्चन नए साल में बना देते हैं। तो एक बार शंकरी प्रसाद को हम देख लेते हैं क्या था ये। शंकरी प्रसाद बनाम भारत सिंह 1951 में था। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की को वैधता दिलाने के लिए था। ठीक है। दूसरा चंपकम दोराई राजन देख लेते हैं, ये भी 1951 में था। और ये इसलिए था कि एजुकेशन में जाति आधारित रिजर्वेशन हो। एजुकेशन में मतलब जाति आर्टिकल 16 में जाति आधारित रिजर्वेशन। और ये तीसरा है गोलकनाथ। तो ये इसलिए था क्योंकि इसने एक के जो निर्णय था यानी कि शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के निर्णय को पलट दिया था। और केशवानंद भारती ये जिसमें 24 अप्रैल 1973 में ये आया था। और इसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की आधारभूत ढांचे की संकल्पना दी थी। आधारभूत ढांचे में एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या आता है। संविधान की सर्वोच्चता आती है, लोकतंत्र और गणराज्य आता है, धर्मनिरपेक्षता आती है, न्यायिक समीक्षा आती है और शक्तियों का पृथक्करण आता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। हाँ 74 तो हो गया है इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। अरे यार एक मिनट दोस्तों बस। नंबर 74 कहता है कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधानों को भारतीय संविधान में किस कमेटी 1945 की शिकायत प्रकाशित अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए समाविष्ट किया गया था। तो इसका आंसर सप्रू कमेटी है। ये आपको अगर पहले से पता होगा तो ये आप इस क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसा उसमें कुछ एलिमिनेट क्योंकि नहीं हो पा रहा है। सप्रू कमेटी के बारे में थोड़ा हम बता दें आपको। तो सप्रू कमेटी 1944 में आई थी और ये ब्रिटिश प्रॉब्लम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश प्रॉब्लम्स थी उनके लिए आई थी। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम ऑफ ब्रिटिश ये इसलिए आई थी क्योंकि जो ब्रिटिश इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उनको सही करने के लिए आई थी। और इसने ही फिर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधानों को बताया था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को निम्नलिखित में से किस रूप में स्वीकार किया गया है? मूल अधिकार, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, मानवाधिकार, कानूनी अधिकार। तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन करके आर्टिकल 31 को हटाकर 300A बना दिया गया था और इसको मूल अधिकार से कानूनी अधिकार में बदल दिया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 करते हैं। वर्ष 2021 में भारत के कौन से राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक था? तो वन क्षेत्र के लिए तो हमेशा से MP ही आगे रहा है। तो इसका आंसर MP होगा। क्वेश्चन नंबर 77 करते हैं। बघेलखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर रणमत सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर C है। क्योंकि और ये ऐसे क्वेश्चन हैं आपकी नॉलेज के बेस पे ही होंगे और अगर नहीं होते हैं तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने फिर कहा है कि ये कट ऑफ नीचे करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। इतना एक्यूरेट हर स्वतंत्रता सेनानी के बारे में किसी को नहीं पता होगा, तो अगर छूट भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78, दक्षिणी दोलन इनमें से कौन से महासागरों के मध्य होता है? तो ये प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर के में होता है। जब आप एल नीनो दक्षिणी दोलन सिद्धांत वगैरह पढ़ेंगे तो आपको ये दोनों सागर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। इनमें से कौन सा राज्य भारत के लौह अयस्क के निक्षेपित भंडार में प्रथम स्थान पर था? तो इसमें ये कर्नाटक है। ये भी आपको इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा और आप उसको थोड़ा एक बार देख के जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है। निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी इंडिया में गोदावरी है, जिसकी लंबाई
1465 किलोमीटर है, कृष्णा की लंबाई 1400 किलोमीटर है, कावेरी की लंबाई 760 किलोमीटर है, 760 किलोमीटर है, और नर्मदा जी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। और यहीं आप एक दो नदी और जो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं, ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है और लूनी नदी की लंबाई 495 किलोमीटर है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस किस जनजातीय नायक के जन्मदिन के सम्मान में आयोजित किया जाता है? तो ये सबको पता है, भगवान बिरसा मुंडा के उनके जन्म दिवस के दिन मनाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। तो इसमें आप एलिमिनेट थोड़ा बहुत कर सकते हैं। T20 विश्व कप फाइनल 2024 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सबसे पहले इसके ऑप्शन पढ़ना है, वो बहुत आराम से पढ़ना है। यह दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था। देखो, पहले ऑप्शन में एक फैक्ट है कि दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था, यहाँ और भी कंट्री कोई हो सकती है। दूसरा है प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह है। एक बात अब आपको मैं ध्यान से बता रहा हूँ, यदि किसी बड़े व्यक्ति के कोई सम्मान को बताया जाए, जैसे गांधी जी के को ये मिला था, गांधी जी नाइटहुड की उपाधि मिली थी, सरदार वल्लभ भाई के पास ऐसा था, या किसी फेमस व्यक्ति जो इंडिया के लिए, आज के इंडिया के लिए, पुराने मतलब भारत के लिए इतिहास में कोई महत्व रखता है या आज महत्व रखता है, तो अमूमन उसके ऐसे प्राइजेस को और गलत नहीं लिखा जाता है। तो इसलिए ये दो ऑप्शन हमें गलत कम लग सकते हैं। बस चौथा ऑप्शन देखते हैं। फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया था। तो इसका ऑप्शन डी है, फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया था। ये भी एक फैक्चुअल है, पर अब केवल ये दो ऑप्शन तो गलत नहीं हो सकते, क्योंकि एक तो सीधे भी हैं, दूसरी उपाधियां हैं। तो ए और बी ऑप्शन में जो गलत है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि ये बारबाडोस में खेला गया था, दक्षिण अफ्रीका में नहीं खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती को 500वीं जयंती मनाने के लिए कई पहल की हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सही है? मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाने के लिए कई पहल की हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सही है? तो इसका आंसर ए और बी है, रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना और जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान का निर्माण। तीसरा और चौथा इनके गलत हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश जनजातीय महिला कल्याण बोर्ड की स्थापना ये नहीं है, और रानी दुर्गावती की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश, ऐसा कुछ अवकाश मध्य प्रदेश में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। वर्ष 2023 के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित किशोर कुमार सम्मान के प्राप्तकर्ता कौन हैं? तो इसका आंसर है राजकुमार हिरानी, और ये आपको आपकी नॉलेज के बेस पे होगा, आपने पढ़ा होगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं आपको छोड़ना पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 85। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश के 3 गांवों को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा उनके उत्कृष्ट सतत पर्यटन प्रयासों के लिए मान्यता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन से गांव उनमें शामिल नहीं हैं? तो स्टार्टिंग के 3 गांव इनमें शामिल हैं, ये घोंघरा जो चौथा गांव है ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। इसी 23 अगस्त 2023 में ही चंद्रयान 3 ने अपनी सॉफ्ट लैंडिंग की थी, इसलिए उस दिन से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। भारत सरकार ने पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? तो यहाँ आप थोड़ा गौर करना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था, पर एनवायरनमेंट के पहले भी वाटर एक्ट आ गया था, और वाटर एक्ट के बाद एयर एक्ट आ गया था, तब एनवायरनमेंट एक्ट आया था। और तो पहले सबसे पहले वाटर एक्ट आ गया था 1974 में, और वाटर एक्ट से ही CPCB और SPCB यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना हुई थी। और वाटर एक्ट से ही एयर एक्ट आया, और एयर एक्ट 1981 आया, और एयर एक्ट अपनी शक्तियाँ वाटर एक्ट से ही लेता है। उसके बाद एनवायरनमेंट एक्ट आया जो 1986 में आया, और एयर एक्ट कब आया? एयर एक्ट 1981 में आया।
और मैंने आपको बताया कि एयर एक्ट अपनी शक्तियाँ वाटर एक्ट से ही लेता है। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। समुदायों का वह संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप बदलता है कहलाता है। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा अच्छे से देखें, मैं आपको इस बार इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा समझाऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ें, फिर हम आप इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। समुदायों का वह संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता है, यानी कि किसी एक क्षेत्र में एक समुदाय रह रहा है, उसका संपूर्ण क्रम क्रमिक रूप से बदलता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्रमक कहते हैं। अब हम यहाँ थोड़ी इनके चारों ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। पहले ऑप्शन के बारे में पारिस्थितिकी अनुक्रमण, तो इसको कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये क्या होता है कि पारिस्थितिकी समुदाय में समय के साथ प्रजातियों की संरचना में परिवर्तन होता है। मतलब एक इकोलॉजिकल सिस्टम में समय के साथ उसकी प्रजातियां अपने आप और समुदाय अपने आप बदलते रहते हैं। ठीक है, एक समुदाय से दूसरे समुदाय अपने आप प्रस्तापित होता रहता है। ठीक है, और क्रमक को कहते हैं सैरे, यानी कि जब वो बदलाव होता है तो हर बदलाव के स्टेज को सैरे कहते हैं। एक स्टेज ए से स्टेज बी में पहुंचेगा, बी से सी में पहुंचेगा, पर आपको पहुंचना डी में है तो सी डी को, ये ए बी सी डी को क्रमक कहते हैं। तो क्रमक क्या होता है कि पारिस्थितिकी समुदाय के विकास की प्रावस्थाओं के क्रम को क्रमक कहा जाता है। इसके पश्चात चरम समुदाय आता है। तो चरम समुदाय क्या होता है कि विभिन्न प्रावस्थाओं के बाद क्रमक पूर्णतः जो चरम समुदाय, यानी कि ए को डी में पहुंचना है तो डी बन जाता है, तब वो चरम समुदाय कहलाता है। समानांतर विकास, तो एक ये गलत टर्म है, आप यहाँ से भी इसको एक ऑप्शन तो यहाँ से भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। ये इकोनॉमी का टर्म है, एसडीजी का टर्म है ये, तो इसको आप यहाँ से कर सकते थे, पर इसका आंसर 88 का आंसर क्रमक है। एक मिनट, बहुत रफ हो गया है, यहाँ साफ कर देते हैं। हाँ, 89 आते हैं। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, और ये भावनगर में स्थित है। एक मैं आपको एलिमिनेट करने का तरीका और बता देता हूँ यहाँ, अगर आपको नॉलेज होगी। ये आउटर नॉलेज कहते हैं इसको, क्योंकि पेट्रोलियम संस्थान वहाँ होगा जहाँ ज़्यादा पेट्रोलियम हो, अर्थात भारत में पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, तो शिप से वो गुजरात पोर्ट पे ही ज़्यादातर एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि वहीं से पाइपलाइन हुई है इंडिया के लिए, अंदर इंडिया में। तो वहाँ केंद्र बनाना ज़्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो पेट्रोलियम संस्थान जो मेन संस्थान होगा वो भावनगर में इसलिए होगा। ये एक आउटर नॉलेज है, अगर आपको होगी तो ठीक है, क्योंकि जब आपने पाइपलाइन पढ़ा होगा तो शायद आपको ये थोड़ा क्लिक कर सकता है आपके दिमाग में। बाकी ये फैक्चुअल नॉलेज है, तो इसमें कोई ऐसा एलिमिनेशन लगेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2011-12 में से 23-24 तक चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है? तो अब इसमें थोड़ा हम देख लेते हैं। एक दो ऑप्शन तो इसमें हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन डी है, कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बदलाव ना हो, ठीक है। और उसमें दूसरी बात है कि दुगनी, ये एग्जैक्ट नंबर है। एग्जैक्ट नंबर तो कभी होगा ही नहीं। अगर कहीं एग्जैक्ट नंबर है तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि वो कम नहीं होगा। अगर उस क्वेश्चन में और एक फैक्ट है तो शायद वो कभी कभार सही हो सकता है, अगर अकेला फैक्ट है तो वो सही नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी और सी देख लेते हैं। लगभग तिगुनी, लगभग 4 गुनी। तो इसका आंसर लगभग 4 गुनी है, और ये आपको नॉलेज के बेस पर हो जाएगा, और उसमें थोड़ा आप नॉलेज थोड़ा आप एलिमिनेशन कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के बच्चे किशोर सम्मिलित हैं? तो अब ये क्राइटेरिया केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया था, तो इसमें इसका आंसर डी है। 10 से 19 वर्ष के बच्चे किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, 10 से 19 वर्ष के बच्चे। क्वेश्चन नंबर 92 में देखते हैं। विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट, सीधी बात ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 की बात कर रहा है, जिसका अमेंडमेंट हुआ था 2023 में। तो ये कौन सी तारीख को अमेंडमेंट हुआ था? तो ये अमेंडमेंट हुआ था 3 अगस्त 2023 में। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आप चाहे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो आपको उसमें ये मिल जाता है आपको, और वैसे भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एकेडमी, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी की स्थापना किस शहर में की गई है? तो यहाँ एलिमिनेशन नहीं हो सकता है, यहाँ ऑप्शन इसका नागपुर है, ये आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा। 94 है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने भीमबेटका में शैलाश्रों की खोज कब की थी? तो इसका ये 1957 ने की थी। अच्छा, इनके बारे में मैं बता दूं आपको, तो इन्हीं डॉक्टर विष्णु श्रीधर के नाम पे मध्य प्रदेश में एक संस्थान भी है जो आर्कियोलॉजी के लिए काम करता है, और ये भोपाल में शायद संस्थान है। इनके बारे में आपको एक बार PYQ से पढ़ना पड़ेगा, या आपको गूगल करके इनके बारे में एक बार पढ़ लें, क्योंकि इनसे लगातार भीमबेटका से डॉक्टर साहब से लगातार रिलेटेड आसपास क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं, तो शायद है कि आगे भी पूछे जा सकते हैं। और भीमबेटका तो मतलब एवरग्रीन टॉपिक है मतलब MPPSC का। तो अब क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को भारत में समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? यहाँ एक मोटा मोटा आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं 2047, क्योंकि विकसित भारत का एम यही है। और बाकी आपको ये अगर याद होगा तो मतलब याद होगा आप तभी इसको कर सकते हैं, नहीं अगर आपको तुक्का ही लगाना है तो आप 2047 सोच के लगा सकते हैं। 96 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। उचेहरा कांस्य शिल्प का बड़ा केंद्र है। उचेहरा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये सतना जिले में स्थित है, और ये भी आपकी नॉलेज के बेस पे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं। बाघ जिला धार की किस गुफा को रंग महल कहा जाता है? तो मैं आपको यहाँ पहले थोड़ा बाघ गुफाओं के बारे में बात कर लेते हैं। बाघ में 5 गुफाएं हैं। एक ग्रह गुफा है, पांडव गुफा है, हाथी गुफा है, और रंग महल चौथी गुफा है, 5वीं गुफा है पाठशाला गुफा है। तो यहाँ का आंसर, इसका आंसर होगा चौथी गुफा। हाँ जी, इसका आंसर चौथी गुफा होगा। पहली गुफा को कहते हैं ग्रह गुफा कहते हैं, दूसरी गुफा को पांडव गुफा कहते हैं, तीसरी गुफा को हाथी रखाना गुफा कहते हैं, चौथी गुफा को रंगमहल गुफा कहते हैं, और 5वीं गुफा को कहते हैं पाठशाला गुफा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 पर आते हैं। इनमें से कौन सी 2 श्रेणियों के मध्य नीलगिरी पहाड़ियों स्थित हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ सह्याद्री पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट स्थित हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ सह्याद्री में स्थित है, ये तो सबको पता है। हिमालय में ऐसा कुछ है नहीं, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय ये है, और विंध्याचल और सतपुड़ा में कुछ धूपगढ़ वगैरह हैं, तो ये तो एलिमेंट आराम से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। छतरपुर के चरण पादुका गोली कांड में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? अब ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको थोड़ा सा दिक्कत करेंगे, ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि ये मतलब ऐसा याद रखना, बहुत किसी के नाम याद रखना थोड़ा कठिन हो जाता है, पर इसका आंसर है GT फिशर। GT फिशर थे, उनने आदेश दिए थे। क्वेश्चन नंबर 100 है। टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये वही क्वेश्चन है, मतलब आपको आते हैं तो नॉलेज है तो हो जाएगा, एलिमिनेशन नहीं लगेगा। इसका आंसर D है। बाकी दोस्तों, जैसा भी आपको हमारी वीडियो लग रही हो, कृपया फीडबैक ज़रूर दें, और आगे के सुधार हम आपकी फीडबैक के अनुसार कर सकते हैं। धन्यवाद। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। कल 2024 के MPPSC प्रीलिम्स PYQ को एलिमिनेशन तकनीक से करते हैं।